द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज बेसिकली द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, नेफ्रॉन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले एफरेंट आर्टीरियोल आता है, एफरेंट आर्टीरियोल, और बाउमन्स कैप्सूल में वो ग्लोमेरुलस बना देता है। ये बाउमन्स कैप्सूल है और ये ग्लोमेरुलस है। उसके बाद ग्लोमेरुलस से जो ब्लड फ्लो है बाहर की तरफ जाता है वाया इफरेंट आर्टीरियोल। इफरेंट आर्टीरियोल से जो ब्लड वेसल निकलती हैं वो बना देती हैं वेजा रेक्टा, वो बना देती हैं वेजा रेक्टा। अब वेजा रेक्टा बेसिकली हेल्प करती हैं रीएब्जॉर्प्शन में फ्रॉम द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल और सिक्रीशन में फ्रॉम द सर्कुलेशन। मतलब कि नेफ्रॉन से वापस सर्कुलेशन में आनी है चीजें जो कि रीएब्जॉर्प्शन है, और सर्कुलेशन से वापस नेफ्रॉन में जानी है जो कि सिक्रीशन है। अब अगली चीज पे आते हैं थोड़ा सा बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, ये आ गया एफरेंट आर्टीरियोल, ये आ गया इफरेंट आर्टीरियोल, ये आ गई आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और आगे वेजा रेक्टा बन जाएंगी। अब होता ये है कि ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियोल में, यहां से हुआ फिल्टर, ठीक है, और बाकी जो ब्लड रह गया वो चला गया इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड द वेजा रेक्टा। अब जो चीज यूरिन जीएफआर जो बन जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बन जाएगा, उसमें से वापस सर्कुलेशन में जाएगी, उसको हम कह देंगे कि वो रीएब्जॉर्ब हो रही है। और जो चीज सर्कुलेशन से वापस उस फिल्ट्रेट में आएगी या ल्यूमन में आएगी नेफ्रॉन की, तो उसको हम कह देंगे कि वो चीज सिक्रीट हुई है। इसकी बाकी डिटेल्स एक और वीडियो है उसमें करेंगे। अब चलते हैं आगे। ये आ गया आपके पास फिर से नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले है बाउमन्स कैप्सूल, उसके बाद आता है आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आता है आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनेले, टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनेले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनेले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। अब इनकी टीनी टाइनी डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं, मैं सबकी मेन जो डिटेल्स हैं उनको हाईलाइट करूंगा पहले, उसके बाद हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे जितनी के रिक्वायर्ड है एफसीपीएस पार्ट 1 के लिए। सबसे पहले मैं आपको ऊपर से पूरे नेफ्रॉन को ओवरव्यू दूंगा ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। अब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया तो इधर से सारे का सारा मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होती है ना आपकी, ठीक है, वो होती है सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड और वाटर। ये 4 चीजें पीसीटी में से एब्जॉर्ब हो रही है मेनली। अगर कोई पूछता है कि इन 4 चीजों की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां से है, तो वो पीसीटी से है, ठीक है। अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पूरी की पूरी ग्लूकोज और पूरे का पूरा अमाइनो एसिड्स जितने भी आते हैं फिल्ट्रेट में, और यूरिया, इन 3 चीजों की रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होती है, इन तीनों की पूरी रीएब्जॉर्प्शन होती है। उसके बाद हम आते हैं इन द लूप ऑफ हेनेले। लूप ऑफ हेनेले के 2 पार्ट्स हैं। अब ये कैसे याद रखना है, देखिए, पहले आता है सी, फिर आता है डी। ए बी सी डी में पहले आता है सी, फिर आता है डी। तो अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको ये पता होना चाहिए कि जो
डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो है सी, मतलब कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट। असेंडिंग लिम्ब जो है वो है डी, मतलब के डाइल्यूटिंग सेगमेंट। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी है डी, मतलब के डाइल्यूटिंग सेगमेंट, मतलब कि डाइल्यूट करेगा ये भी यूरिन को। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पक्की याद होनी चाहिए। अब क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये परमिएबिलिटी टू वाटर इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो पानी सारे का सारा वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होके कैपिलरीज सर्कुलेशन में आ जाता है, अंदर रह गए सिर्फ सॉल्ट। ठीक है, इसलिए कॉन्सेंट्रेटिंग सेगमेंट है, कॉन्सेंट्रेटिंग इफेक्ट होता है ऑन द यूरिन, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन पहुंचता है टिल द टिप ऑफ द लूप ऑफ हेनले। ठीक है, फिर डाइल्यूटिंग सेगमेंट की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये परमिएबल नहीं होता वाटर के लिए। अब ये तो परमिएबल था वाटर के लिए, ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये परमिएबल नहीं है वाटर के लिए। तो वाटर ने तो सर्कुलेशन में नहीं जाना, ना सर्कुलेशन से वापस आना है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो सॉल्यूट्स हैं जो जमा हुए थे यहां पे कॉन्सेंट्रेटिंग इफेक्ट की वजह से, वो सॉल्यूट सारे के सारे मैक्सिमम इधर एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन द असेंडिंग लिम्ब। जब सॉल्यूट चले गए, अब वाटर नेफ्रॉन के अंदर तो उतना ही है, सॉल्यूट जब गए तो डाइल्यूटिंग इफेक्ट सा आ गया यूरिन के ऊपर, तो इसलिए हम इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट कह देते हैं। और जब फिर हम आगे डीसीटी में जाते हैं तो डीसीटी में भी इसी तरह है कि परमिएबिलिटी टू वाटर जो है वो तो नहीं है, जैसे कि यहां पे नहीं थी। तो इस केस में भी बेसिकली डाइल्यूटिंग इफेक्ट कंटिन्यू रहता है, और जो मैक्सिमम डाइल्यूटेड यूरिन होता है वो हमारा होता है इन द लेट डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे डाइल्यूटेड यूरिन है मैक्सिमम। ठीक है, अगली जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, वो ये है कि पोटेशियम जो है वो सिक्रीट होता है इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम सिक्रीट होता है। फिर आते हैं हम कलेक्टिंग डक्ट पे। कलेक्टिंग डक्ट में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो ये है कि एल्डोस्टेरॉन जो आपका हार्मोन है वो एक्ट करता है और पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर फेंकता है इन द यूरिन, ताकि वो बाहर निकल जाए। एल्डोस्टेरॉन ने पोटेशियम और हाइड्रोजन को बाहर फेंकना है और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवा देनी है। एक और चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एडीएच कहां पे एक्ट करता है। काफी दफा रिपीटेड है, लोग कंफ्यूज भी होते हैं, इसलिए ये बहुत ध्यान से सुनिए आप कि एडीएच कहां पे एक्ट करता है। एडीएच ने मेनली एक्ट करना है कलेक्टिंग डक्ट पे, करना दोनों पे है उसने, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी करना है, कलेक्टिंग डक्ट पे भी करना है। और एडीएच ने बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, मतलब कि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवाएगा ताकि डायूरिसिस कम हो। तो उसने एक्वापोरिन इंसर्शन करनी होती है, करेगा वो डीसीटी पे भी और कलेक्टिंग डक्ट पे भी। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ये दोनों दी होती हैं अलग अलग, तो कलेक्टिंग डक्ट ज्यादा चूज करनी है आपने, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट प्रेफर करनी है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो मेन पॉइंट है एक्शन का ऑफ एडीएच। एक और चीज पूछी जाती है कि पैराथायराइड हार्मोन कहां पे एक्ट करता है। पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है इन पीसीटी एंड डीसीटी, इन दोनों पे पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करता है। और एक और चीज पूछी जाती है अक्सर कि एंजियोटेंसिन 2 कहां पे एक्ट करता है।
एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है ऑन पीसीटी। तो ये तो हो गया एक ऊपर से ओवरव्यू, जो कि मैं फिर एक दफा बता दूंगा जल्दी से। एफरेंट आर्टीरियोल आया, उसने ग्लोमेरुलस बनाया और इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड निकला, जो कि आगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजर रेक्टा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगली चीज याद रखनी है वो है नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। बाउमन्स कैप्सूल आ गया, पीसीटी आ गया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ एंडले, असेंडिंग लिम्ब, उसके बाद डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट।